नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से गर्मा गर्मी है और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया, यानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, तो अमेरिका ईरान पर फिर से बमबाजी करेगा, फिर से हमला करेगा न्यूक्लियर ठिकानों पर। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप साहब अपनी ज़बान संभाल कर बात करें, अपना लहजा ठीक करें ट्रंप, क्योंकि ऐसी धमकियां सुनने की ईरान को आदत नहीं है। ईरान को आदत नहीं है ऐसी धमकियां सुनने की। तो ये तेवर हैं उस ईरान के जिसको लगता है कि आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अगर पावर नंबर 1 है कोई अरब वर्ल्ड में, तो ईरान है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ईरान ने साफ तौर पर ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हमले की सोची तो इस बार मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में अमेरिका के जो भी मिलिट्री बेस हैं उसको ईरान स्ट्राइक करेगा। ये उनका एक पैगाम है, मैसेज देने की कोशिश की है वॉशिंगटन को तेहरान में। सवाल इस बात का है कि क्या जंग फिर से छिड़ने जा रही है? ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है फिर से छिड़ने जा रही है, और क्या फाइनल राउंड अभी बाकी है? अब दोस्तों, जंग की बात इसलिए हो रही है और फिर से हो रही है क्योंकि ईरान के जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, जो टॉप कमांडर थे, जो इजराइल के हाथों मारे गए, आज उनका अंतिम संस्कार था ईरान में। और तेहरान की सड़कों पर जो भीड़ इकट्ठी हुई, लाखों लाख लोगों की, उसका जो मूड था, जो मिजाज था, वो कहीं ना कहीं इजराइल से ज़्यादा अमेरिका के मुखालिफ था। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो कमांडर्स मारे गए, इसके पीछे अमेरिका का टिप ऑफ था, उसकी मुखबरी थी, उसकी इंफॉर्मेशन थी। तो जनता वहाँ चाहती है, संसद वहाँ चाहती, जिसे मजलिस कहते हैं, और फौज चाहती है कि अमेरिका को सबक सिखाना होगा। यानी कहीं ना कहीं फाइनल राउंड में ईरान अमेरिका से भी हिसाब चुकाना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मूड है, मिजाज है तेहरान का। और इस मिजाज को देखकर जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, उनका जो ऐलान था, टेलीविज़न एड्रेस था, उसमें उन्होंने एक बात को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ छेड़छाड़ होती है, इशारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की तरफ था, प्रोग्राम की तरफ था, कि अगर अमेरिका या इजराइल छेड़छाड़ करते हैं, रोकते हैं ईरान को, तो फिर ईरान तैयार है। यानी जंग के लिए ईरान तैयार है। और एक बात खामनेई ने और कही कि जो मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसिस हैं, कहीं ना कहीं वो उनके मिसाइल के रेंज में। तो एक पैगाम जो है वो खामनेई, जो सर्वोच्च लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के, एक पैगाम उनकी तरफ से ट्रंप को गया है, जिसकी वजह से ट्रंप ने रिएक्ट किया और ये गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं। और दोस्तों, जो असली सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या ये जंग का इंटरवल है, युद्ध का इंटरवल है? कुछ दिनों के लिए या कुछ देर के लिए ये जंग रुकी है। असली पिक्चर अभी आना बाकी है, फाइनल राउंड अभी होना बाकी है। और जो माहौल लग रहा है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता। इसलिए दोस्तों, आज मैंने ईरान के प्रोफेसर, उनके थिंकर, इंसाइट रखते हैं जो ईरान की, उनको बुलाया है। जी हाँ, आज मैंने ज़मीर अब्बास ज़ाफ़री साहब को बुलाया। अब ज़ाफ़री साहब जो हैं, ईरान के शहर कौम, उसकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मिलिट्री, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बाकी टेक्नोलॉजीज़, वहाँ की मजलिस, संसद, उन सब के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सीधे ईरान से जुड़ें, और आज वहाँ पर इंटरनेट भी ठीक ठाक था। ज़ाफ़री साहब सीधे जुड़े हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा उनके नज़रिए से इस जंग को और ईरान के जहन में क्या है, और क्या वाकई वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहता है, या उसके टारगेट पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। ये है एक पर्सपेक्टिव, एक सेकंड ओपिनियन आप ज़ाफ़री साहब से लें, प्रोफेसर ज़ाफ़री साहब से, जो ईरान को बहुत भीतर से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हैं। मेरा सवाल जो है वो ये है आपसे कि ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आप, तो हम दोबारा
बमबाजी करेंगे ईरान पर, हम दोबारा हमला करेंगे, हमारे फाइटर जेट्स तैयार हैं। मेरा यही सवाल था जी कि भाई ये बार बार की जो धमकी है, इसके पीछे क्या वजह है आखिर? मतलब हाँ, ट्रम्प साहब को तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैं वो जानना हाँ, चाह रहा हूँ, ईरान से प्रॉब्लम क्या जी है? जी। तो पहली चीज, ईरान जो है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो साम्राज्य ताकतें हैं, जो कॉलोनियलिस्ट और इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, वो पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में उनका कब्जा है। सऊदी में उनका कब्जा है, कतर में उनका कब्जा है, दुबई में उनका कब्जा है, यूएई में यानी तमाम ये कंट्रीज उनकी पिट्टू जी हैं, जैसा वो कहेंगे। और इनके तमाम रिसोर्सेज अमेरिका के पास हैं। ट्रंप का खुद वीडियो है जहां पर ट्रंप कहते हैं कि सीरिया में हम इसलिए बिकॉज सीरिया में ऑयल है। यानी ये लोग जंग करते इसलिए हैं ताकि वहां के रिसोर्सेज, वहां के मिनरल्स, वहां का ऑयल, वहां के गैस इनके कब्जे में आ जाएं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने पिछले 40 साल में, जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम ना ईस्ट के साथ हैं ना वेस्ट के साथ हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। और जी ईरान ने ये 40 साल में जो साइंटिफिक रिसर्च है, ऑफिशियल डेटा यूनाइटेड नेशन का ये कहता है कि 42 टाइम्स इनकी साइंटिफिक रिसर्च दुनिया के कंपैरिजन में फास्टर है। ईरान इस वक्त न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर एनरिचमेंट में आ गया है, बायोटेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में, नैनो टेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में। तो ईरान ने इल्म में, टेक्नोलॉजी में खुद को प्रोग्रेस किया है। मिलिट्री में बैलिस्टिक मिसाइल्स उसकी इस लेवल पे पहुंच गई है कि रशिया उसे खरीद रहा है। तो वेस्ट एशिया में एक ऐसी क्रांति का आना और एक ऐसी कंट्री का होना, जो कंट्री ये कहती है कि हम अपने खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं, खुद की जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम खुद ही मैनेज करेंगे जी और हमें इल्म में, टेक्नोलॉजी में तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये उनके लिए बड़ा खतरनाक है। जी, मैं गॉट इट, मैं गॉट योर पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में लीड कर रहा है। जितनी मुस्लिम कंट्री हैं, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी मुस्लिम कंट्री है, जितनी मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें नंबर 1 ताकत के तौर पे उभर रहा है, मिलिट्री पावर हो या बाकी टेक्नोलॉजी हो। तो क्या आपको लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी को ही रोकना है, ईरान को वो चाहते हैं कि किसी तरह से गर्दन पकड़ें और ईरान को जो है उसका वही हाल करें जो इराक का किया, अगर ये सोच अमेरिका की है, तो क्या आगे ईरान को ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल आप लोग बना रहे हैं, या जो आप मिलिट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपका मिलिट्री प्रोग्राम भी रोका जाएगा? और अगर जी रोका जाएगा तो फिर क्या होगा? जी, देखिए, ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो साम्राज्य ताकतें हैं, उनका गोल एक ही है। 1995 में नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया था और 95 के इंटरव्यू में उसने बताया था कि ये कंट्रीज में हमें हमला करना है और ये कंट्री पे हमें कब्जा करना है, जिसके अंदर सिर्फ एक कंट्री बच गई थी, ईरान, जिसका उन्होंने, ईरान में भी उन्होंने हमला कर दिया। तो दुनिया में देखें दीपक जी, मैं ये चीज थोड़ी देर में आपसे लूंगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि दुनिया में एक साम्राज्य ताकत है जो चाहती है कि हम पूरे रिसोर्सेज पे कब्जा करें। उसके मुकाबले में एक दृष्टिकोण है जिसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसे वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम जालिम के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा सर तो कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। इनके पास एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है, जिस नजरिए के अंदर ये नुकसान तो उठा सकते हैं लेकिन अपने सिद्धांती और अपने मौल्य से इन लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जो आयतुल्लाह खामेनी ने खत लिखा, जो वीडियो रिलीज किया, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि जब ट्रंप ने कहा था कंप्लीट सरेंडर, तो वो हम जैसी कौम जिसकी संस्कृति इतनी पुरानी है और जो लोग हमें जानते हैं वो ये जानते हैं कि हमारे साथ ये नहीं किया जा सकता। इसके पीछे थोड़ी सी मैं आपको एक बैकग्राउंड ले जाता हूं कि एक्चुअली इसके पीछे क्या है। आज ईरान के अंदर जो कमांडर्स मारे गए, उनका जनाजा आज लेके गए और रास्ते में एक जुलूस था, उसमें कई लाख लोग थे। तो ये क्या नजरिया है? ये वो नजरिया है, ये वो आइडियोलॉजी है कि मुहर्रम और इमाम हुसैन और करबला इस कौम को ये सिखाती है कि जिस तरीके से इमाम हुसैन एक जालिम के सामने खड़े थे,
मॉरली हाई ग्राउंड पे थे, वो सर कटा दिया उन्होंने, लेकिन सर नहीं झुकाया। हम भी वही कौम है, जब हमसे कोई सरेंडर की बात करेगा तो वो हमारे लिए जिल्लत है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो ईरानी कौम को जब तक सामने वाला नहीं समझता कि इनके मौल्य क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि वो किससे मुकाबला कर रहा है। चाहता क्या है? चाहता यह है कि ईरान दब जाए, लेकिन हकीकत में क्या ईरानी कौम एक्सेप्ट करेगी? नहीं एक्सेप्ट करेगी। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से ट्रंप ने दोबारा, मतलब एक तरफ वो सीज फायर करा रहे हैं और दूसरी तरफ अल्टीमेटम दे रहे हैं ईरान को कि अगर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, अगर आपने ऐसा करा तो हम ऐसा करेंगे। क्या इसका रिएक्शन है ईरान के अंदर और क्या खामनाई क्या जवाब देंगे? हालांकि आज अब्बास अगारची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अपना लहजा ठीक करे। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका अभी भी घेराबंदी ईरान की कर रहा है, ईरान को अभी भी अलग थलग करना चाहता है? दीपक जी, मैं इसको बिल्कुल रिवर्स देख रहा हूं। ईरान के अंदर जो आज जुलूस निकले, उस जुलूस में नारा लग रहा था, ना साजिश ना तस्लीम न बर्द बा अमरीका। यानी हम कोई समझौता और कोई भी तस्लीम होना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम चाहते हैं अमेरिका से जो है मुकाबला हो। ये ईरान की पब्लिक के अंदर एक कॉमन इस वक्त जो है फीलिंग है, और ईरान की पब्लिक इस वक्त बहुत ज्यादा यूनाइटेड है। और ईरान ये जानता है कि इजराइल को उसने कॉर्नर कर दिया था। जो वहां के मेयर हैं हाइफा के, वो कह रहे हैं कि भाई 2 हफ्ता और जंग चलती तो हमारी हालत खराब थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो ईरान के अंदर जो फीलिंग है वो यूनिटी की फीलिंग है, पावर की फीलिंग है, और ईरान जानता है कि ईरान इस वक्त अपर हैंड पे है। क्या अमेरिका हमला करेगा? अगर अमेरिका ये गलती करता है तो ईरान के पास रिटेलिएटरी पावर है, और बहुत सारे रिटेलिएटरी पावर है। मुझे नहीं लगता, और जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्हें नहीं लगता कि ये जो गीदड़ भपकियां दे रहा है ट्रंप, एक्चुअली वो कुछ करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो धमकियां दे। कभी कहता है हम पैसा देंगे, कभी कहता है हम ये करेंगे, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, नथिंग ऑन द टेबल। और ये जो B-2 बॉम्बर और ये सब चीज कह रहे हैं, मैं आपको खुल के कहता हूं, जो फोर्दो के वीडियोस आए हैं उसके अंदर क्लियरली फोर्दो का, वो उसने सुबह 4 बजे हमला किया था। मैं 40 किलोमीटर दूर रहता हूं यहां से, फोर्दो से। वहां पर हमने आवाज भी नहीं सुनी बॉम्ब्स की, और कह रहे हैं हमने 15,000 के 6 बॉम्ब्स फेंके थे, 90,000 टन के हमने बॉम्ब्स फेंके थे। आप इमेजिन करें, यहां पर कोई आवाज नहीं सुनाई है। यानी ये पूरा एक फोटोशूट था। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं आपके व्यूअर्स को कि अमेरिका इस वक्त कॉर्नर्ड है। वो अपने ट्विटर पर या एक्स पे कुछ भी कहे, अमेरिका ने फेक एक प्रोग्राम अरेंज किया, जो पेंटागन ने भी कहा कि कुछ नहीं हुआ, इन लोग कुछ कर नहीं पाए ईरान में, और उन्होंने एक सेफ एग्जिट ले ली है। जाफरी साहब, क्या ये बात सही है? आप तो प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में और ईरान को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्या ईरान वाकई उसकी जो अगली जंग होगी, जिस तरह के हमको इस तरह से अंदेशे लग रहे हैं, ट्रंप कुछ कह रहे हैं, फिर आपके यहाँ से कुछ जवाब जा रहा है, क्या अगली जंग होगी उसमें ईरान क्या अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है? देखें, जंग एक्चुअली कभी भी ईरान और इजराइल की थी नहीं, ईरान और अमेरिका की जंग थी, बिकॉज इजराइल खुद एक प्रॉक्सी मुल्क है अमेरिका का। और इस बार क्योंकि जंग में फोकस इजराइल था, और ईरान ने खुल के कहा था कि अगर हम पर हमला होगा तो हम भी हमला करेंगे, और ईरान ने हमला करके बता दिया उनके सबसे बड़े एयरबेस के ऊपर। अमेरिका अगर जंग करता है तो अमेरिका का एंड ये होगा कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क उससे हाथ जोड़ के बोलेंगे कि आप यहां से चले जाइए। जो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि वो जो अमेरिका की धाक थी कि हम गुंडे हैं, हमसे पूरी दुनिया डरती है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो इतनी मार पड़ेगी उसे, इतने उसके एयरबेस, क्योंकि ईरान ने जो भी मिसाइल्स फेंके थे वो, क्योंकि अमेरिका ने भी रियल बॉम्ब्स नहीं फेंके थे, वो B-2B बॉम्ब नहीं थे, वो सब खाली ड्रामे थे। तो ये अमेरिका ने कहा कि भाई हम मारेंगे, कोई नहीं मरेगा, और हम खाली मीडिया में बोलेंगे कि हमने मारा। ईरान ने भी कहा ठीक है तुम ये करोगे तो हम भी यही करेंगे, पुरानी मिसाइल्स फेंक दी, बात खत्म कर दी। लेकिन अगर सीरियस उसने बॉम्ब मारा तो ईरान भी सीरियसली मारेगा। 40,000 उनके सोल्जर्स हैं दीपक जी अभी 12 ये एहूद बाराक 40,000 सोल्जर जो अलग अलग जो मिडिल ईस्ट एयर बेसेस में हैं, उनके जो बेस है, मिलिट्री बेस वहां पर है।
जी, और यहां पर उनकी सिक्योरिटी ऐसी टाइट नहीं है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल से देखें, ऐन अल असद में 2020 में ईरान ने मारा था जो अमेरिकन एयरबेस है इराक में। क्या हुआ, उन्होंने नहीं रोक पाए थे वो, और शदीद मारा था। ईरान एक अकेली कंट्री है दीपक जी, 2 बार उसने 2 बार अमेरिकन एयरबेस को मारा है। वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ ईरान ने यह काम किया है, बाकी किसी मुल्क ने नहीं किया। तो क्या अमेरिका भिड़ेगा, ये तो अमेरिका को डिसाइड करना पड़ेगा। ईरान ने, देखिए दीपक जी, खुलासा करता हूं, ईरान ने 40 साल अपने आप को तैयार किया इस जंग के लिए। 40 साल ईरान को पता था एक दिन अमेरिका हमला करेगा, बिकॉज हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम अपने रिसोर्सेज उनको नहीं देंगे, तो हमला करेगा किसी ना किसी बहाने से। जो ईरान के फॉर्मर जो मिसाइल के डिफेंस वो थे, हेड थे, हाजीजादे, उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हमारे जो अंडरग्राउंड मिसाइल के सिटीज है ना ईरान के अंदर, उन्होंने अंडरग्राउंड सिटीज बनाए मिसाइल्स के। वो कह रहे हैं अगर मैं आपको हर हफ्ते एक दिखाऊंगा ना, तो 2 साल तक मैं दिखाता रहूंगा, फिर भी खत्म नहीं होंगे। जी, चलिए एक सवाल यहाँ पर और है, क्या हम ये माने कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, क्योंकि इजराइल ने एक एक करके कई बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट आपके यहाँ उनको खत्म किया है, असैसिनेट किया है, क्या अभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के पास हैं? मतलब जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मरने के बाद क्या अभी भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान में हैं या नहीं है, या एक बहुत बड़ा झटका लगा है आपकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को? जी, देखिए दीपक जी, अगर इंडिया से खुदा ना करे अगर कोई जंग करना चाहता है और उसको लगता है कि नारायण मूर्ति और 5 इंडिया के बड़े आईटी एक्सपर्ट्स को मार दो तो इंडिया की आईटी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे तुम पागल आदमी हो। यानी ऐसी बातें करना और ये कहना कि हमने 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट या 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, तो वो टेक्नोलॉजी जो 15 साल से पढ़ाई जा रही है, वो टेक्नोलॉजी जो 15 साल से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो 5 लोग 10 लोग के मारने से वो खत्म हो जाती है। 4 बिल्डिंग को तोड़ देने से वो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, वो इल्म खत्म हो जाता है किसी मुल्क के अंदर। तो ये सब जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी एक ड्रामा है, न्यूक्लियर एनर्जी से ना इनको कुछ लेना है ना देना है। असल जंग ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी की नहीं है, असल जंग है ईरान के सबमिशन की, कि ईरान आके कहे कि भाई हमारा सब कुछ आपका है। असल जंग ये है।